नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त नवीन और आप सुन रहे हैं एक और रोमांचक हॉरर कहानी जो आज मैं खुद आपको सुनाऊंगा। आज की कहानी एक ऑटो रिक्शा अरुण की है जो कुछ बेहद अजीब और डरावने अनुभवों से गुजरता है। तो आइए सुनते हैं यह डरावनी घटना अरुण जी के नजरिए से। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात, आप सभी इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनते हो लेकिन लाइक नहीं करते। इस बार मेरी उम्मीद है कि आप सब इस वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दिखाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो में आपका नाम लिया जाए तो कमेंट सेक्शन में अपना नाम और शहर का नाम जरूर लिखें। अब बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरुण है और आज मैं वो घटना सुना रहा हूं जिसने करीब 13 साल पहले मेरी जिंदगी को पूरी तरह हिला दिया था। मैं उस समय गुरुग्राम में ऑटो रिक्शा चलाता था, जबकि मेरा असल घर यूपी के गोरखपुर जिले के एक छोटे से गांव में है। काम की तलाश में मैं यहाँ आया था, लेकिन यह कभी सोच भी नहीं सकता था कि एक दिन मैं एक ऐसी बूढ़ी प्रयत्नी के जाल में फंस जाऊंगा जो देखने में बिल्कुल एक आम इंसान जैसी लगती थी और कोई भी उसे देखकर अंदाजा नहीं लगा सकता था कि वह असल में एक भयानक आत्मा है। साल के अधिकांश महीनों में वह अपनी शक्तियों के दम पर हर काम आसानी से कर लेती थी, लेकिन वर्ष में एक समय ऐसा आता था जब उसकी शक्ति घटने लगती थी और वह पूरी तरह कमजोर हो जाती थी। उस समय उसे अपनी शक्ति वापस पाने के लिए एक खास नक्षत्र में जन्मे युवक की जरूरत होती थी, ताकि ग्रहण की रात अपनी महापूजा के जरिए वह फिर से शक्तिशाली बन सके। उसके लिए सबसे कठिन काम ऐसे युवक को ढूंढना था जो उसकी शर्तों पर खरा उतरता हो, और बदकिस्मती से उस साल उसकी नजर मुझ पर पड़ गई। मैं तो नहीं जानता था कि मेरे नक्षत्र क्या हैं, ग्रह राशि क्या है, या मेरे जन्म का कोई महत्व है भी या नहीं, वरना मैं आज भी अपने गांव में आराम की जिंदगी जी रहा होता। किसी का हुक्म मानने या दूर शहर में ऑटो चलाने की जरूरत मुझे ना पड़ती। लेकिन उस प्रयत्नी को मेरे बारे में सब पता था, कौन से नक्षत्र में जन्मा हूं, मेरी ग्रह दशाएं क्या हैं, और आने वाले चंद्र ग्रहण में मुझे बलि बनाकर वह अपनी शक्ति फिर से हासिल कर सकती है। मैं उसे एक साधारण बूढ़ी औरत मानकर उसके झांसे में पूरी तरह फंस चुका था। मुझे एहसास ही नहीं था कि वह मुझे धीरे धीरे अपने शिकंजे में कसती जा रही है और ग्रहण वाली रात मेरे लिए आखिरी साबित होने वाली है। गुरुग्राम आने के बाद मैं, अरुण, लगातार काम की तलाश में भटक रहा था, लेकिन जितने भी काम मिल रहे थे उनमें क्वालिफिकेशन की ऐसी शर्तें थीं जिन्हें पूरा करना मेरे बस की बात नहीं थी। इसलिए धीरे धीरे मन पूरी तरह टूटने लगा। मैं किसी लेबर जॉब में हाथ नहीं डालना चाहता था, क्योंकि मुझे हमेशा लगता था कि जो हुनर मैं गांव में सीख कर आया हूं वही करता तो अच्छा लगता। पर इस शहर में उस हुनर की कीमत तभी थी जब उसके पीछे कोई आईटीआई का सर्टिफिकेट या आधिकारिक ट्रेनिंग हो, और मेरे पास न डिग्री थी न डिप्लोमा। बिजली का काम मुझे अच्छे से आता था। मेरे उस्ताद जी ने मुझे हर पेच, हर तार, हर जोड़ सिखाया था, और गांव में तो लोग मुझे काबिल मिस्त्री कहते भी थे। मगर यहाँ शहर में आते ही पता चला कि सिर्फ काम जानने से कुछ नहीं होता। यहाँ कागज चलता है, कला नहीं। इन सब के बीच मैं रोज सोचता रहता था कि शायद अपना गांव लौट जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ न नौकरी मिल रही थी न उम्मीद बची थी। मेरे दोस्त ने, जिसने मुझे शहर बुलाया था, मुझे समझाया कि वापस जाने से कुछ नहीं होगा, हम मिलकर कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। पर फिर भी पूरा 1 महीना बीत गया और किसी फैक्ट्री ने मेरा नाम तक नहीं पूछा। एक रात हम दोनों बैठे बातें कर रहे थे कि अचानक उसने मेरा नाम लेकर पूछा, अरे अरुण, तुमने बताया था ना कि तुम ऑटो रिक्शा भी चला लेते हो? मैं बोला, हाँ, क्यों नहीं, लाइसेंस भी है मेरे पास। वह मुस्कुराया और बोला कि अगर मैं ऑटो चला सकता हूं तो फिर मेरी समस्या अब खत्म समझो। उसके जानकार के पास 3-4 ऑटो रिक्शा हैं और वह मुझे किराए पर दिला देगा। पहले तो मैं थोड़ा चौंका कि आखिर यह कौन सा पक्का काम है जिसकी वह बात कर रहा है, लेकिन जब उसने ऑटो चलाने का सुझाव दिया तो मुझे उसकी बात बिल्कुल सही लगी, क्योंकि उसी दिन से कमाई शुरू हो जाती, न कोई बकाया न महीने भर की इंतजार। मैंने तुरंत हामी भर दी कि अगर वह व्यवस्था कर दे तो मैं अगली सुबह से ही ऑटो चलाना शुरू कर दूंगा। अगले ही दिन उसने मेरे लिए ऑटो का इंतजाम कर दिया और मैं काम पर लग गया। हालांकि शहर मेरे लिए नया था, गलियां अनजानी थीं, इसीलिए शुरुआत में कई बार रास्ता उलझ जाता था, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि अब कम से कम जिंदगी किसी दिशा में चल तो रही है। ऑटो रिक्शा चलाते हुए कुछ ही दिन हुए थे कि मुझे धीरे धीरे समझ आने लगा कि जब सवारियां बैठती हैं
तो वे खुद रास्ता बताने लगती हैं। इधर मोड़ लो, उस तरफ मुड़ो। तो शुरुआत में रास्ता न जानने का झंझट भी नहीं होता था। मैंने सोचा कि कुछ दिन में सब जगहें याद हो जाएंगी और फिर मैं ढंग से काम कर पाऊंगा। जेब में पैसे आने लगे थे, दोस्त भी खुश था और मुझे भी लगने लगा था कि अब जिंदगी पटरी पर लौट रही है। मगर मेरी एक आदत ने मेरा रूटीन बिगाड़ रखा था। दिन भर रिक्शा चलाने की वजह से इतनी थकान होती कि सुबह जल्दी उठना मेरे बस का नहीं रहता था। इसलिए मैंने अपने लिए दोपहर के बाद का वक्त चुन लिया। उसी समय ऑटो लेकर निकलना, देर रात तक सवारी ढोना और फिर वापस आकर सो जाना मेरी आदत बन गई। एक रात की बात है, मैं एक नई कॉलोनी में किसी सवारी को छोड़कर जैसे ही वापस लौटने लगा, मुझे एहसास हुआ कि मैं रास्ता भटक गया हूं। सड़कें वीरान, तरफ तरफ सन्नाटा और किसी से मदद लेने वाला एक भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। एक सुनसान चौराहे पर मैं रुककर सोच ही रहा था कि किधर जाऊं। तभी दूर से एक बुजुर्ग औरत लड़खड़ाते कदमों से मेरी ओर आती दिखी। वह थकी हुई लग रही थी और उसकी चाल में कमजोरी साफ झलक रही थी। मैं उसे मदद लेने के लिए पास गया, लेकिन वह मुझे देखकर ही खुश हो गई और बोली कि बेटा, मैं तो तेरे पास ही आने वाली थी, पर अब चलना मुश्किल हो रहा है। क्या तुम मुझे मेरे घर छोड़ दोगे? मैं वैसे तो उसे रास्ता पूछने गया था, पर उसकी हालत देखकर तरस आ गया और सोचा कि मदद तो करनी ही चाहिए। रास्ता मैं किसी तरह खुद भी ढूंढ लूंगा। मैंने उसे ऑटो में बिठाया और उसके बताए रास्ते पर बढ़ने लगा। मगर जल्द ही महसूस हुआ कि वह मुझे आबादी की तरफ नहीं, बल्कि वीराने की दिशा में ले जा रही है, जहां कोई बस्ती, कोई घर, कोई रोशनी तक नहीं दिख रही थी। मैंने उससे पूछा भी कि अम्मा, आपका घर आखिर है कहाँ? पर वह बार बार कहती जा रही थी, घबराना मत बेटा, बस थोड़ी ही दूरी है। मैं कच्चे रास्ते पर काफी अंदर तक जा चुका था और जितना बढ़ता गया उतना ही अजीब लगने लगा कि चारों तरफ सिर्फ अंधेरा है और कोई निशानी नहीं कि यहां कोई रहता हो। रास्ते में मैंने उससे पूछ लिया कि इतनी रात को आप अकेली क्यों लौट रही हैं? तो वह बताने लगी कि बेटे बेटी हैं, पर दूसरे शहरों में रहते हैं। साल में कभी कभार मिलने आते हैं, इसलिए ज्यादातर अकेली रह जाती हूँ। वह अपनी किसी सहेली के घर गई थी और कुछ दिन वहीं रुक गई थी, पर ज्यादा दिन रहने पर उसे बुरा लगा। बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए वहां से लौटने लगी। लेकिन रिक्शा खराब हो गया तो पैदल चल पड़ी। वह कहती जा रही थी और मैं उस कच्ची सड़क पर बढ़ता जा रहा था। तभी अचानक मुझे एक घर दिखाई दिया, पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ, बिना किसी रोशनी के, मानो कोई आबाद ही न हो। उस घर की वीरानी और सन्नाटा देखकर मेरे भीतर एक अजीब सी बेचैनी उठने लगी कि आखिर मैं कहाँ आ गया हूँ। उस वीराने जैसे दिख रहे घर तक मैं इसलिए पहुंच पाया क्योंकि बूढ़ी अम्मा की वजह से मुझे वहां रुकना पड़ा था। मैंने ऑटो उनके घर के ठीक सामने रोका और वह धीरे धीरे उतरकर अपने बैग में से किराया निकालने लगी। उनकी हालत देखते हुए मुझे एक अजीब सी चिंता हो रही थी। इस उम्र में इन्हें आराम की जरूरत है, ना कि यूं रात के अंधेरे में भटकने की। जब मैंने उनके दिए पैसे देखे तो किराए से कहीं ज्यादा थे। मैंने मना करते हुए कहा कि अम्मा, इतना किराया नहीं बना। पर उन्होंने मुझे डांटते हुए कहा कि रख ले बेटा, तेरे काम आएगा, मेरे पास अपने लिए काफी है। मैं पैसे वापस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह भावुक होकर बोली, क्या तू मुझे अपना बेटा नहीं मानता? माँ का दिया हुआ समझ कर रख ले। उनके इस लहजे पर मेरे पास कोई जवाब नहीं था। इसके बाद वह मुझसे बड़े प्यार से बोली कि अगर मैं कभी इस सड़क से गुजरूं तो उनके घर जरूर आऊं, क्योंकि अब न उनके हाथ काम करते हैं और न शरीर। खाना बनाना तो दूर की बात है, बस थोड़ी मदद की जरूरत रहती है। कभी थोड़ा फल फ्रूट ले आऊं तो उन्हें सहारा मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि दिन में मत आना, क्योंकि वे उस समय गहरी नींद में रहती हैं और सुनाई भी कम देता है, इसलिए शाम ढलने के बाद ही आना। उनकी बातें सुनते सुनते मैं सोचने लगा कि बुजुर्ग होने का दर्द क्या होता है, कितनी मजबूरी से इंसान अकेला पड़ जाता है और परिवार भी साथ नहीं रहता। मैंने उनसे वादा किया कि जब भी इस रास्ते से गुजरूंगा, शाम के समय उनके पास जरूर रुकूंगा। फिर मैं वहां से निकलकर मेन रोड तक पहुंचा और जैसे ही एक दूसरा ऑटो ड्राइवर दिखाई दिया, मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ा, जिससे आखिरकार एक ऐसी जगह आ गया जहां से अपना घर पहुंचने का रास्ता आसान हो गया। कई दिनों तक मैं उधर की ओर गया ही नहीं, लेकिन एक दिन रेलवे स्टेशन से मुझे एक सवारी मिली जो उसी दिशा में जाना चाहती थी। तो वापसी में उसी रोड से गुजरते हुए मुझे अम्मा का घर याद आ गया। अभी अंधेरा नहीं हुआ था, इसलिए मैंने सोचा कि जैसा उन्होंने कहा था, शाम ढलने पर आना, मैं इंतजार कर लेता हूँ।
चौराहे पर एक फल की रेहड़ी दिखी। मैंने उनके लिए अच्छे फल खरीद लिए। थोड़ी देर में शाम पूरी तरह ढल गई और मैं फल लेकर उनके घर पहुंचा। लेकिन जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचा, मेरी आंखें ठहर गईं। दरवाजे पर बड़ा ताला लटका हुआ था। मन में आया कि शायद अम्मा कहीं आसपास गई होंगी, क्योंकि आगे की गली में कुछ घरों की लाइटें जल रही थीं, जिससे लगा कि शायद वह वहीं किसी के पास हों। लेकिन वह सूनापन मुझे अंदर से बेचैन कर रहा था कि आखिर वह कहाँ गई होंगी। मुझे लगा कि शायद बूढ़ी अम्मा पास वाले किसी घर में ही गई होंगी। इसलिए मैंने सोचा थोड़ी देर इंतजार कर लेता हूँ। लेकिन आधे घंटे से भी ज्यादा बीत गए और मैं बार बार उस सुनसान गली की तरफ देखता रहा कि अगर अम्मा आती दिख जाएंगी तो मैं तुरंत ऑटो लेकर उनके पास पहुंच जाऊंगा। 10 मिनट और खड़ा रहने के बाद भी जब वह कहीं नजर नहीं आई तो मैंने तय किया कि अब निकल जाना चाहिए। कब तक इसी वीराने में खड़ा रहूं? मन में आया कि शायद वह अपनी किसी सहेली के घर चली गई होंगी। मैंने ऑटो स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कमाल की बात यह थी कि जो ऑटो मैं चलते चलते यहां तक लाया था वही अब बिल्कुल स्टार्ट नहीं हो रहा था। कई बार कोशिश की, पर इंजन ने जैसे जवाब दे दिया था। मैं परेशान हो गया। न रास्ता मालूम, न यहाँ कोई मैकेनिक, और ऊपर से रात गहराती जा रही थी। मैंने इंजन, वायरिंग, बैटरी सब कुछ जांच लिया, लेकिन कुछ भी गड़बड़ नजर नहीं आया। फिर भी यह पुराने मॉडल का ऑटो था। मुझे लगा शायद अंदरूनी खराबी है जो मुझे समझ ही नहीं आ रही। अब मैं फंस चुका था। न ऑटो छोड़ सकता था, न खींच कर ले जा सकता था। आगे दूर तक दिख रहे घर, जिनमें थोड़ी देर पहले रोशनी नजर आई थी, अब वे भी अंधेरे में डूब चुके थे। लगता था कि रात बहुत आगे बढ़ चुकी है। सब लोग सो चुके हैं और मैं अकेला इस सुनसान इलाके में फंसा खड़ा हूं। मजबूरी में मैंने ऑटो वहीं छोड़ा और पैदल मेन रोड की तरफ चल पड़ा। उम्मीद थी कि कोई दूसरा ऑटो चलाने वाला मिल जाए तो रस्सी से बांधकर मेरा रिक्शा खिंचवा दूंगा। मगर मेन रोड भी उतना ही सुना पड़ा था। ना कोई ऑटो, ना कोई बाइक, कोई भी आवाज नहीं। मैं तारे देखकर अंदाजा लगा रहा था कि शायद आधी रात से भी ज्यादा हो चुकी है, लेकिन फिर भी उम्मीद में कुछ देर और वहीं खड़ा रहा कि शायद कोई गुजरे। किसी को न पाकर मैं वापस उसी जगह लौटा जहां मेरा ऑटो खड़ा था, और वहां पहुंचकर मैं बिल्कुल हैरान रह गया। बूढ़ी अम्मा मेरे ऑटो के पास खड़ी थी, जैसे मुझे ढूंढ रही हूं। उन्हें देखते ही मेरे दिल की सारी बेचैनी, थकान और डर एक पल के लिए गायब हो गए, और मैं लगभग भागता हुआ उनके पास पहुंचा और कहा, अम्मा, आप कहाँ चली गई थी? मैं तो शाम से यहीं आपका इंतजार कर रहा हूं। अब तो बहुत रात हो गई है। अम्मा ने मुस्कुराकर कहा, बेटा नाराज मत होना। मैं इसी रोड पर अपनी एक नई सहेली के घर चली गई थी। अकेले घर में बैठना अच्छा नहीं लगता, इसलिए थोड़ी देर वहीं रुक गई थी। अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि उन्हें क्या पता था कि मैं आने वाला हूं, वरना वह कहीं जाती ही नहीं। और जब उन्होंने मुझे पहचानने की बात कही तो मैं भी हैरान था कि उनकी याददाश्त कितनी तेज है। उन्होंने चौराहे वाली पूरी घटना हंसते हुए दोहरा दी। मैं उनकी बात पर मुस्कुराया, पर तुरंत अपनी समस्या बताई कि मैं मुसीबत में फंस गया हूं और मेरा ऑटो किसी हाल में स्टार्ट ही नहीं हो रहा, जबकि मैं तो सिर्फ उनसे मिलने आया था। अम्मा ने मुझे दिलासा देते हुए कहा कि यह घर मेरा ही समझूं और रात यहीं गुजार लूं, क्योंकि आधी रात में कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। सुबह होने पर ऑटो अपने आप ठीक हो जाएगा। अंदर आते ही मैं दंग रह गया। घर के पर्दे, फर्नीचर, सोफा, कुर्सियां, हर सामान महंगा और शानो शौकत वाला दिखाई दे रहा था। तब जाकर समझ आया कि अम्मा ने पहले दिन सही कहा था कि उनके पास पैसों की कमी नहीं है। मैंने फल फ्रूट उन्हें दिए, वे खुश हो गईं और बोलीं कि मैं भी भूखा होऊंगा, लेकिन मैंने कहा कि मैं रास्ते में कुछ ना कुछ खा लेता हूं। फिर भी उन्होंने कहा कि हम दोनों साथ खाएंगे, और सच में उन्होंने मुझे साथ बैठाकर खाने पर मजबूर कर दिया। फल खाने के तुरंत बाद मुझे ऐसी भारी नींद आने लगी जो पहले कभी नहीं आती थी। मैं आमतौर पर देर रात सोने वाला था, पर उस वक्त आंखें संभालना भी मुश्किल हो रहा था। अम्मा शायद मेरी हालत समझ गईं। उन्होंने मुझे एक सजे धजे कमरे में ले जाकर एक बेहद महंगे बिछावन वाले पलंग पर लेटने को कहा, और मैं जैसे ही लेटा गहरी नींद में डूब गया। जब आंख खुली तो अगली सुबह हो चुकी थी और मैं पूरा तरोताजा महसूस कर रहा था, लेकिन आईने में खुद को देखकर दंग रह गया। मेरे पूरे माथे पर हल्दी जैसा गाढ़ा पीला रंग लगा हुआ था। मैं घबरा गया। अम्मा को आवाजें लगाईं, पर वह पूरे बड़े घर में कहीं नजर नहीं आई। बेचैनी में वापस उसी कमरे में पहुंचा जहां सोया था, और वहां एक कॉपी और कलम रखी थी।
कॉपी खोली तो उस पर अम्मा का संदेश लिखा था कि उन्हें अचानक कहीं जरूरी काम से जाना पड़ा, इसलिए उन्होंने मुझे जगाया नहीं। और मेरे ललाट पर जो पीला रंग है वह कोई साधारण हल्दी नहीं, बल्कि एक खास जड़ी बूटी है। अम्मा की चिट्ठी पढ़कर मुझे पता चला कि रात को जब मैं गहरी नींद में चला गया था तब मुझे तेज बुखार चढ़ गया था, और उनके पास कोई अंग्रेजी दवाई न होने के कारण उन्होंने अपनी जड़ी बूटी वाला लेप मेरे ललाट पर लगा दिया था ताकि ताप उतर जाए। उन्होंने लिखा था कि उन्हें अचानक कुछ जरूरी काम से निकलना पड़ा है और वह शाम तक लौटेंगी या शायद देर भी हो सकती है। साथ ही यह भी कहा था कि घर से बाहर निकलते समय दरवाजे पर ताला लगाकर जाना, और वह ताला चाबी दरवाजे के पास टेबल पर ही रखी है, क्योंकि इस ताले की दूसरी चाबी तो उन्हीं के पास है, इसलिए दरवाजा खुला छोड़कर भूल न जाना। चिट्ठी पढ़ने के बाद मुझे लगा कि शायद सच में रात को मुझे बुखार था और अम्मा ने ही मेरी देखभाल की थी, इसीलिए ही मैं सुबह इतना हल्का और तरोताज़ा महसूस कर रहा हूँ। मैं ताला उठाकर दरवाजे पर लगा देता हूँ, चाबी जेब में रखता हूँ और अपने ऑटो के पास जाकर उसे स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ। और मेरे आश्चर्य की हद नहीं रहती जब वही ऑटो जो पिछले रात लाख कोशिशों के बाद भी नहीं चला, अब एक किक में चालू हो गया। मुझे लगा जैसे वह भी मेरी तरह थक गया था और उसे भी रात भर आराम चाहिए था। शहर की तरफ लौटते हुए मेरा मन अम्मा की यादों में डूबा हुआ था। वे कितनी नेक दिल थीं, कैसे मेरी सेवा की, जड़ी बूटी बनाई, माथे पर लगाया। मन में ख्याल आता कि काश मैं उनका अपना बेटा होता तो उन्हें कभी अकेला ना छोड़ता। मेरी किस्मत ही ऐसी थी कि मैं एक गरीब घर में पैदा हुआ था, जहां रोज मेहनत करके ही शाम का चूल्हा जलता था। ऐसे ही सोचते सोचते मैं अपने कॉलोनी पहुंच चुका था। अब मुझे शहर के रास्ते भी काफी हद तक समझ आने लगे थे और भटकना कम हो गया था। मैं मन में तय कर चुका था कि अगली बार जब अम्मा से मिलूंगा तो उनसे पूछूंगा कि आखिर वह अपने बच्चों के पास क्यों नहीं चली जाती। वहां सुरक्षित रहेंगी, समय पर खाना मिलेगा, साथ मिलेगा। यहाँ तो अकेली ही जूझती रहती हैं। घर पहुंचकर भी दिमाग में बस अम्मा ही थीं और कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। उनका लगाया हुआ लेप तो घर आते ही मैंने साफ कर दिया था, पर उसके रंग का पीला निशान अब भी ललाट पर दिखाई दे रहा था। सोचा सुबह इसे भी ठीक कर दूंगा। अगले दिन सुबह मैं खुद को बिल्कुल तंदुरुस्त महसूस कर रहा था। घर का छोटा मोटा काम निपटाकर दोपहर में ऑटो लेकर निकल पड़ा। आज जैसे बरकत ही बरस रही थी। एक सवारी को छोड़ते ही दूसरी सवारी तैयार मिल जाती, जबकि पहले अक्सर ऐसा होता था कि सवारी के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता था। लेकिन आज का दिन कुछ अलग ही चल रहा था। उस दिन जैसे मेरा भाग्य बिल्कुल साथ दे रहा था। जिस सवारी को छोड़ता तुरंत दूसरी मिल जाती थी, और देर रात होते होते अच्छी खासी कमाई मेरी जेब में आ चुकी थी। थकान भी चढ़ने लगी थी, तो मैंने सोचा कि अब कॉलोनी की तरफ चलना चाहिए और आराम करना चाहिए। रात करीब 11 बजे होंगे। सड़कें लगभग खाली थीं और इक्का दुक्का गाड़ियां ही गुजर रही थीं। जैसे ही मैं अपनी कॉलोनी की ओर बढ़ रहा था, अचानक मेरे सिर में तेज असहनीय दर्द उठने लगा। पहले हल्का हल्का, फिर कुछ ही पलों में इतना भयानक कि मैं ऑटो चलाने की हालत में नहीं रहा। मैंने तुरंत गाड़ी रोक दी और दोनों हाथों से अपना सिर पकड़कर बैठ गया। ऐसा लग रहा था जैसे सिर के अंदर किसी ने भारी हथौड़े से वार किए हों। सड़क के दोनों ओर घना पेड़ पौधों वाला इलाका था। न कोई घर, न दुकान, न ढाबा। ये रास्ता मुझे पहले से मालूम था, लेकिन आज यह पूरी तरह सुनसान लग रहा था। दर्द बढ़ता गया और कई बार लगा कि शायद मैं इसे बर्दाश्त ही नहीं कर पाऊंगा। तभी अचानक महसूस हुआ कि सिर के भीतर कोई गुब्बारा फट गया हो, और उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं रहा। होश आया तो खुद को उसी ऑटो में बैठे पाया। दर्द पूरी तरह गायब था और समझ नहीं आ रहा था कि यह सब मेरे साथ हुआ क्या है। तभी मैंने अपने माथे पर एक गीला सा लेप महसूस किया। मिरर में देखा तो वहीं पीला झड़ी बूटी जैसा लेप लगा था जो अम्मा ने उस रात लगाया था। यह देखकर मैं हैरान रह गया। मैं तो उनकी गली से मीलों दूर था। वह बूढ़ी अम्मा यहां तक आ ही नहीं सकती, तो फिर यह किसने लगाया? मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहा था। आसपास कोई इंसान भी नहीं था जो मदद करता या यह करता। टाइम देखना चाहा, लेकिन अंदाजा भी नहीं लगा पा रहा था कि कितना बचा है। बस इतना समझ आ रहा था कि अब सिरदर्द नहीं है, मगर यह रहस्य मेरे दिमाग में घूमता ही जा रहा था कि आखिर यह लेप लगाया किसने। मैंने ज्यादा देर वहां रुकना ठीक नहीं समझा और तुरंत ऑटो स्टार्ट कर कॉलोनी की ओर चला गया। रास्ते भर यही सोचता रहा कि यह मेरे साथ क्या हो रहा है। कौन बार बार मेरे माथे पर वही लेप लगा रहा है? अम्मा तो हो ही नहीं सकती।
वह न तो इतनी तेज चल सकती हैं और न इतनी दूरी तय कर सकती हैं। घर पहुंचकर बड़े आईने में देखा तो वही लेप, वही रंग, बिल्कुल अम्मा के लगाए जैसा। मैंने उसे धोकर हटा दिया, पर हल्का पीला निशान फिर भी रह गया। मन बेचैन था, सारा मामला समझ से बाहर जा रहा था और मैंने तय कर लिया कि अगली ही सुबह अम्मा के घर जाकर पूछूंगा, कहीं यह सब उन्हीं का तो किया हुआ नहीं है। मैं खुद ही सोचने लगा कि यह असंभव है। अम्मा इतनी दूर, वह भी आधी रात को, कैसे पहुंच सकती हैं? यह कोई और ही खेल लग रहा था, कुछ ऐसा जो मेरी समझ से बाहर था, और सच्चाई जानने के लिए मुझे किसी भी हालत में अम्मा के पास जाना ही होगा, वरना यह पहेली कभी नहीं सुलझेगी। अगले दिन दोपहर बाद मैं ऑटो लेकर निकला और जैसे ही कॉलोनी से बाहर आया, सवारियां खुद ब खुद मिलने लगी, मानो आज फिर मेरा दिन अच्छा हो। मैं अम्मा की तरफ जाना चाहता था, पर अजीब बात यह थी कि उस दिशा की कोई भी सवारी मुझे मिल ही नहीं रही थी। आज भी काम बढ़िया चल रहा था, ठीक वैसे ही जैसे पिछली रात हुआ था, और मैं खुद हैरान था कि वही ऑटो, वही ड्राइवर, मैं, लेकिन मेरे चारों तरफ जैसे हालात बदल गए हों। पैसा मिलना शुरू हो जाए तो आदमी अपने दुख दर्द भी भूलने लगता है, और मेरे साथ भी वही हो रहा था। मैं लालच में फंस चुका था और इसी लालच में मैंने अम्मा के घर जाने का इरादा टाल दिया। मैं बस सवारियां उठाता छोड़ता रहा और देखते ही देखते रात के 11 बज गए। तब भी मेरा सिर बिल्कुल ठीक था, कोई दर्द नहीं, कोई बुखार जैसा एहसास नहीं, और मैं अम्मा के घर से मीलों दूर, बिल्कुल उल्टी दिशा में था। अच्छी कमाई हो चुकी थी, इसलिए मैंने सोचा कि अब घर चला जाए और आराम कर लिया जाए। सुबह अम्मा के पास जाऊंगा। मैं उसी रोड पर मुड़ गया जिस पर कल था, लगभग वही इलाका, बस कुछ कदम आगे पीछे। लेकिन जैसे ही उस हिस्से के पास पहुंचा, अचानक वही कल वाला भयानक सिरदर्द फिर से फट पड़ा। ऐसा लगा जैसे सिर के भीतर कोई जोर जोर से हथौड़े बरसा रहा हो। मैं तुरंत ऑटो रोककर दोनों हाथों से सिर पकड़कर बैठ गया। दर्द इतना प्रचंड था कि मानो खोपड़ी फट जाएगी। ठीक कल की तरह अचानक ऐसा लगा जैसे सिर के अंदर कोई गुब्बारा फट जाए, और उसी पल मेरी चेतना गायब हो गई। जब होश आया तो मैं फिर अपने ऑटो में ही बैठा था, शरीर टेक लगाया हुआ और सिर दर्द पूरी तरह से गायब, जैसे कभी था ही नहीं। ये सब क्या हो रहा था? क्यों 2 रातों से वही अजीब दर्द, वही बेहोशी? दिन भर तो सब सामान्य था, पर रात होते ही यह दोहराव क्यों? तभी मैंने अपने ललाट पर वही चिपचिपापन महसूस किया, जैसे किसी ने फिर वही जड़ी बूटी वाला लेप लगाया हो। मैं जल्दी से ऑटो के आईने में देखता हूं और मेरा दिल धक से रह जाता है। वही पीला लेप, बिल्कुल वही जैसे अम्मा ने लगाया था। इस बार तो मैं डर से कांप उठा। ये कौन कर रहा है? कब? कैसे? यहां तो कोई बस्ती तक नहीं थी। आधी रात से भी ज्यादा का वक्त लग रहा था। घबराहट में मैं माथे का वह लेप हटाने लगता हूं, पर मन में डर साफ दिखाई दे रहा था कि यह खेल आखिर है क्या। जब मैंने माथे से वह लेप हटाने की कोशिश की तो हैरानी की बात यह थी कि वह उतर ही नहीं रहा था, बल्कि जैसे ही मैं उसे छूता, सिर में वही चुभता हुआ तेज दर्द फिर से उठने लगता। यह देखकर मैं और डर गया कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। मन में पहली बार यह ख्याल आया कि कहीं यह किसी भूत प्रेत या किसी दुष्ट औरत डायन की करतूत तो नहीं। मैं कई बार पहुंचने की कोशिश करता, लेकिन हर बार वही तेज दर्द सिर को फाड़ने लगता। इसलिए मैं घबराकर ऑटो लेकर घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचकर घड़ी देखी तो रात के करीब 2 बजे थे। मतलब मैं काफी देर तक वहीं रास्ते पर बेहोश पड़ा रहा। घर में भी डर उतरा नहीं था। आईने में माथा देखा तो वहीं पीला चिपचिपा लेप लगा था, बिल्कुल कल जैसा। पानी से धोया तो उतर गया, किसी दर्द के बिना, लेकिन हल्का रंग अब भी दिख रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि कौन और क्यों मेरे साथ यह सब कर रहा था। कहीं कोई तंत्र मंत्र जादू टोना तो मेरे ऊपर नहीं किया जा रहा। सिर कुछ काम ही नहीं कर रहा था, इसलिए सोचा सुबह होने दो, तब सोचेंगे। सुबह 9 बजे के करीब मेरी नींद खुली, पूरी तरह फ्रेश, बिल्कुल फिट। न कोई दर्द, न बुखार, न कमजोरी। बस आईने में देखने पर पता चला कि रात वाला पीला निशान अब पूरी तरह गायब था। दिमाग में घूम रहा था कि किससे राय लूं। आखिर मैं एक रिश्तेदार के पास गया और उसे मोटा मोटी पूरी बात बता दी। उसने गंभीर होकर कहा कि मुझे किसी पंडित या तांत्रिक से मदद लेनी चाहिए, क्योंकि वैसा जो मेरे साथ हो रहा है वह साधारण बात बिल्कुल नहीं है। ऐसा तभी होता है जब कोई डायन या कोई शक्तिशाली तांत्रिक किसी आदमी पर कोई काला काम कर रहा हो। उसने पूछा कि क्या मेरे आसपास कोई ऐसा है
जो मेरे साथ ऐसी गंदी हरकत कर सकता हो, पर मैंने साफ कहा कि ऐसा कोई नहीं है। वह भी सोच में पड़ गया और मुझे तरह तरह सलाह देने लगा। रात को बाहर मत निकलो, अकेले मत घूमो, दिन में काम करो और रात को घर पर ही रहो। उसकी बातों में दम था, इसलिए मैंने सोचा कि ठीक है, आज से ही नियम बदल कर देखते हैं। अगर तब भी कुछ अजीब हुआ तो फिर आगे सोचा जाएगा। लेकिन मेरे मन के अंदर गहरे में एक डर था। 2 रातों से जो मेरा सिर फट रहा था, बार बार बेहोशी और फिर ऐसे ही किसी अदृश्य हाथ द्वारा माथे पर वही पेस्ट लगा मिलना, ये सब किसी सामान्य बात की निशानी नहीं थी। फिर भी मैंने ठान लिया कि आज सिर्फ दिन में काम करूंगा, रात में बिल्कुल बाहर नहीं निकलूंगा। लेकिन जैसे ही मैं काम पर निकला, हालात फिर वैसे ही बनने लगे। सवारियां लगातार मिलती जा रही थीं, काम पर काम आता जा रहा था और मैं एक जगह से दूसरी जगह दौड़ता जा रहा था। कब शाम ढल गई, कब रात हो गई, पता ही नहीं चला। जेब में पैसे की खनक थी और मैं उसी चमक में खोया हुआ था। इसका एहसास ही नहीं हुआ कि मैं फिर उसी जाल की तरफ बढ़ रहा हूं, जिससे बचने की कसम मैंने सुबह ही खाई थी। जब रात का समय करीब 10 बजे पार हो चुका था, मैंने अंदाजा लगाया कि देर काफी हो चुकी है और अब लौटना चाहिए। लेकिन तभी ध्यान गया कि मैं उसी इलाके में हूं जहां पहली बार अम्मा मिली थी। चौराहे पर पहुंचते ही सड़क के किनारे धीरे धीरे चलती एक औरत पर नजर पड़ी। उसकी चाल, उसकी काया, सब अम्मा जैसी ही लग रही थी। मैं तुरंत ऑटो उसकी तरफ मोड़कर पास पहुंच गया और आवाज दी, अम्मा। वह रुकी और मेरी तरफ देखती हुई बोली कि मैं इस समय यहां क्या कर रहा हूं। मैंने कहा कि काम की वजह से मिलने का मौका नहीं मिल पाया, लेकिन आज उसी तरफ की सवारी मिल गई तो सोचा आपसे भी मिल लूं। अम्मा खुश होकर मुस्कुराईं और रिक्शा में बैठ गईं। मैं उन्हें उनके घर तक छोड़कर गली में अंदर गया। अम्मा के घर के पास वही पुराना अंधेरा था। आगे कुछ घरों में रोशनी तो थी, मगर उनका घर हमेशा की तरह एकदम शांत और काला पड़ा था। गेट खोलकर अंदर ले जाते समय अम्मा ने मुझे एक अजीब नजर से देखा, जैसे कसाई अपने बकरे का वजन तौलता है। लेकिन उस वक्त मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। मेरे लिए वह तो मां जैसी थी। अंदर जाते ही वह बोली कि मैं आजकल कुछ दुबला लग रहा हूं, ठीक से खाता नहीं क्या। मैंने उनकी बात को टालकर पूछा कि उस रात मेरे माथे पर जो जड़ी बूटी का लेप लगाया था वह क्या था। अम्मा ने याद करने की कोशिश की और फिर बोली कि हाँ, तू बुखार से तप रहा था, इसलिए मेरे पास जो जड़ी बूटी थी वही माथे पर लगा दी ताकि ताप उतर जाए, क्योंकि अंग्रेजी दवा तो थी नहीं। मैंने कहा कि हाँ माँ, याद है मुझे, आपकी चिट्ठी भी मिली थी, लेकिन अब मेरे साथ कुछ अलग होता है। मैंने उन्हें पूरी बात बताई कि लगातार 2 रातों से 11 बजे के बाद अचानक सिर के भीतर भारी हथौड़े जैसे दर्द उठने लगता है। मैं ऑटो रोक कर बैठ जाता हूँ और जब दर्द असहनीय हो जाता है तो लगता है जैसे सिर के अंदर कोई गुब्बारा फट जाए और मैं बेहोश हो जाऊं। अम्मा चौंक कर पूछने लगी कि यह कैसे हो सकता है, लेकिन मैंने कहा कि माँ आगे भी सुनिए। होश आते ही सिर का दर्द अचानक गायब हो जाता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। पर यह सब इतना डरावना है कि मैं समझ नहीं पा रहा कि आखिर मेरे साथ क्या चाल चल रही है। मैं अम्मा को समझाने लगा कि जैसे आपने पहली रात मेरे माथे पर जड़ी बूटी वाला पेस्ट लगाया था, बिल्कुल वैसा ही पेस्ट अब 2 रातों से अपने आप मेरे माथे पर लगा हुआ मिलता है। मैं उसे हटाने की कोशिश करता हूँ, मगर उतरता ही नहीं, और जब जोर लगाता हूँ तो सिर में वही असहनीय दर्द फिर से फट पड़ता है। घर पहुंचकर जब आराम से हटाता हूँ तो आसानी से निकल जाता है, पर रात भर पीला निशान माथे पर बना रहता है और सुबह होते ही किसी जादू की तरह गायब हो जाता है। मैंने अम्मा से पूछा कि यह सब आखिर क्या है, क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है। रिश्तेदार के पास गया था तो उसने कह दिया कि यह लक्षण बहुत खतरनाक है। ऐसा टोटका अक्सर कोई डायन अपने शिकार पर करती है और बाद में उसे खत्म कर देती है। उसकी बात सुनकर मैं डर गया था और उसने सलाह दी कि किसी मंदिर, पुजारी या तांत्रिक से तुरंत मिलना चाहिए, लेकिन मैं किसी के पास जा नहीं पाया। और हाँ अम्मा, एक और बात, 2 दिन से मेरे काम में भी अजीब बदलाव आ गया है। पहले तो सवारी मिलती नहीं थी, लेकिन अब जैसे सवारियां मेरा इंतजार कर रही हों। इतनी तेज कमाई पहले कभी नहीं हुई। मैं 2 दिनों से सोच रहा था कि आपसे मिलूं, लेकिन समय ही नहीं मिला और किसी तांत्रिक तक भी नहीं पहुंच पाया। मुझे लगा पहले आपसे ही बात करूं, तभी समझ सकूंगा कि मेरे साथ क्या खेल चल रहा है। मैं बात कर ही रहा था कि अचानक वही भयंकर सिर दर्द फिर शुरू हो गया। पहले धीमा, फिर हथौड़े की चोट जैसा तेज
और मैं अम्मा अम्मा चिल्लाने लगा। अम्मा भागकर मेरे पास आईं, बोली, चिंता मत कर बेटा, मैं हूं यहीं। और तभी वही एहसास, जैसे सिर के अंदर कोई गुब्बारा फटा हो, और फिर मेरी चेतना उड़ गई। होश आया तो देखा अम्मा मेरे पास बैठी मेरा सिर दबा रही थी। मैं माथा छूकर देखने लगा तो वहीं पेस्ट लगा मिला। मैंने घबराकर पूछा, अम्मा आपने लगाया? तो वो बोली, हाँ बेटा, तू बेहोश हो गया था, मेरे पास कोई दवा नहीं थी, वही जड़ी बूटी का लेप लगा दिया, इससे तू ठीक भी हो गया। दर्द सच में गायब था, लेकिन दिमाग में सवालों का तूफान था। यह सिर दर्द अचानक क्यों आता है? पहले कभी नहीं होता था। और उस सुनसान जगह पर, जहां कोई इंसान तक नहीं, वहां मेरे माथे पर यह पेस्ट कौन लगा जा रहा है? अम्मा को मैंने सब बताया तो वे गहरी आवाज में बोली, मैं सब जानती हूं बेटा, तेरे रिश्तेदार ने जो कहा था वह बिल्कुल ठीक था। यह काम एक डायन का ही होता है। जब कोई डायन किसी इंसान को अपना निशाना बनाती है तभी यह टोटका करती है। मगर यह काम इतना आसान नहीं। जरा सा मंत्र गलत पढ़ा जाए तो इसका उल्टा असर उसी पर भी पड़ सकता है। अम्मा ने मुझे शांत करने की कोशिश करते हुए कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, वह अब सब समझ चुकी है। कौन है वह ताकत, क्यों मुझे निशाना बना रही है और कब वार करना चाहती है। उन्होंने बताया कि अगले ही दिन चंद्र ग्रहण है और ऐसे समय में डायनें अपनी सबसे खतरनाक विद्या करती हैं। मैं ये सुनते ही कांप गया, बदन पसीने से भर गया और डरते हुए पूछा कि अब क्या होगा? क्या मैं सचमुच उस डायन का शिकार बन जाऊंगा? अम्मा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि जब तक मैं उनके साथ हूं, कोई मुझे छू भी नहीं सकता, पर मुझे एक काम जरूर करना होगा। ग्रहण की रात पूरी होने तक मुझे इस घर से बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि तभी वह मेरी रक्षा कर पाएंगी। मैं डर और बेचैनी में उनसे कहने लगा कि मैं मरना नहीं चाहता, मेरे पीछे परिवार है, मैं मजबूरी में शहर आया हूं और हर महीने उन्हें पैसे भेजता हूं। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरा पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। मेरी आंखें भर आईं तो अम्मा ने फिर मुझे दिलासा दिया कि बेटा, तू चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगी। सुबह जब मैं कॉलोनी लौटने के लिए निकल रहा था, तब अम्मा ने खास तौर पर चेतावनी दी कि शाम से पहले उनके घर वापस आ जाना। अगर रात हो गई तो वह कुछ नहीं कर पाएंगी। मैंने वादा किया कि मैं वक्त पर पहुंच जाऊंगा और ऑटो लेकर कॉलोनी की तरफ चल पड़ा। आज पहली बार मुझे पता चला था कि अम्मा तंत्र मंत्र भी जानती हैं और गणना भी करती हैं। और यह सुनकर मैं हैरान जरूर हुआ, पर अंदर से मुझे लगा कि अगर कोई मेरी जान बचा सकता है तो वह वही है। मैं रास्ते भर इन्हीं बातों को सोचता रहा। तभी रिश्तेदार का घर रास्ते में आ गया, तो सोचा कि उन्हें भी बता दूं, क्योंकि वही बातें उन्होंने पहले दिन कही थीं जो आज अम्मा बता रही थीं। मैं पहुंचा तो रिश्तेदार ने पूछा कि अब कैसी तबीयत है, और मैं बिना कुछ छिपाए सारी कहानी सुना दी। अम्मा के जड़ी बूटी वाले लेप से लेकर सर के फटने जैसे दर्द, बेहोशी और डायन के टोटके तक। मेरी बात सुनकर रिश्तेदार मुझे ऐसे घूरने लगे जैसे मैं कोई और ही दुनिया से आया हूं, और गुस्से में बोले, अरे तू अभी तक समझा नहीं? आखिर तुझे उस अम्मा के बारे में कितना पता है? जो भी जानते हो सब सच सच बताओ। मैंने रिश्तेदार को वही सब बताया जो मैं जानता था, क्योंकि मेरे पास छुपाने जैसा कुछ था ही नहीं। लेकिन वह मुझे घूरते हुए बोले कि जिस डायन की कहानी अम्मा मुझे सुना रही थी, उन्हें तो पूरा यकीन है कि वही अम्मा असली चुड़ैल है, क्योंकि जिस दिन मैं पहली बार उसके घर गया, उसी दिन से मेरे साथ ये अजीब घटनाएं शुरू हुईं। उनके शब्दों ने मुझे अंदर तक हिला दिया, क्योंकि जितना सोचने लगा उतना लगा कि कहीं वह सच तो नहीं कह रहा। क्या वही अम्मा मेरे साथ कोई भयानक खेल खेल रही थी? मेरे चुप रहने पर वह जोर से डांटने लगे, कहने लगे, वही तेरी बीमारी की जड़ है, वही तुझे अपने जाल में फंसा रही है, और तू है कि उसे मां समझ रहा है। उन्होंने मुझे वहीं रोक दिया और बोले कि अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अभी वह एक तांत्रिक बाबा को लेकर आएंगे, जिससे वह पहले ही बात कर चुके थे, लेकिन मैं मिलता ही नहीं था। वे तुरंत चले गए और थोड़ी देर बाद वापस लौटे तो साथ में एक बेहद बूढ़ा सा बाबा था। रिश्तेदार ने पूरी कहानी उसे समझा दी और बाबा ने मुझसे भी सुना। मैंने बिना कुछ छुपाए सब बता दिया, लेप, सिरदर्द, बेहोशी, ग्रहण, डर, सब। बाबा ने कहा कि आज चंद्र ग्रहण की रात है, इसलिए वह अभी तैयारी शुरू करेंगे। रिश्तेदार को कुछ निर्देश देकर दोनों बाहर गए और जाते जाते मुझे खड़े शब्दों में कहा कि मैं घर से बाहर कदम भी न रखूं। ग्रह भारी है, कुछ भी अनहोनी हो सकती है। अभी तो शाम भी नहीं हुई थी, लेकिन रिश्तेदार मुझे बाहर नहीं जाने दे रहे थे।
रात होने पर बाबा वापस आए, पूरा सामान लेकर, और तब उन्होंने अपनी तांत्रिक विद्या शुरू की। उन्होंने एक लाल रंग का गमछा मेरे गले में पहनाया, जिस पर मंत्र लिखे थे, फिर किसी अनजानी भाषा में पूजा पाठ शुरू कर दिया। कब तक चलता रहा, मुझे समय का पता ही नहीं चला। बस इतना लगा कि रात बहुत आगे बढ़ चुकी है। मैं डर के मारे पूछना चाहता था कि यह सब कब खत्म होगा, क्या मैं बच पाऊंगा? लेकिन बाबा ने खड़े स्वर में कहा कि चुप रहना ही मेरी भलाई में है। उन्होंने चेतावनी दी कि चाहे कोई पुकारे, रोए, चीखे, तुम्हें उठने की कोशिश करे, तुम्हें हिलना भी नहीं है। मैं हैरान होकर पूछ बैठा कि आखिर मुझे बुलाएगा कौन? तब बाबा ने ठंडी सांस लेकर कहा, वही, तेरी अम्मा। उसकी आवाज आएगी, वह रोएगी, भीख मांगेगी, कहेगी कि वह तकलीफ में है और तू उसकी मदद कर ले। लेकिन अगर तू जरा भी उठा, एक पल के लिए भी, तो समझ ले, मैं भी तुझे बचा नहीं पाऊंगा। तांत्रिक बाबा ने मुझे साफ चेतावनी दी थी कि अगर मैं अपने आसन से उठा तो वह ताकत मुझे खींच कर ले जाएगी और हम सब बस हाथ मलते रह जाएंगे। उनकी बात खत्म होते ही लगभग आधे घंटे बाद मेरे कानों में वही डरावनी, चीखती हुई अम्मा की आवाज गूंजी, अरुण, बेटा तू कहाँ है? दरवाजा खोल दे, मुझे बहुत चोट लगी है। एक गाड़ी ने मुझे टक्कर मार दी, मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही। मैं दरवाजे के बाहर हूं, बस मुझे मेरे घर तक छोड़ दे, मैं मर जाऊंगी। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे कोई मौत के दरवाजे पर खड़ा रो रहा हो। मेरी छाती धड़कने लगी और उसी समय मेरे सिर में वह भयानक दर्द फिर फट पड़ता है, हथौड़ों की तरह जोर जोर से। मैं उठने ही वाला था कि रिश्तेदारों ने मुझे पकड़कर जोर से बैठा दिया। उनकी आंखें डरी हुई थीं, मगर पकड़ मजबूत। वे दहाड़ते हुए बोले कि ये वही है, तेरी अम्मा नहीं, तुझे अपने साथ हमेशा हमेशा के लिए ले जाने आई है। अगर तू उठा तो कभी वापस न मिलेगा। बाहर से आती हर चीख, हर कराह मेरे दिल को चीर रही थी। बेटा मुझे अस्पताल ले चल, मुझे घर ले चल, मैं तुझे बहुत पैसा दूंगी, बस आ जा। और हर शब्द के साथ मेरा सिर फटने को हो रहा था। लगता था मेरा दर्द सिर्फ वही अम्मा रोक सकती है, जैसे उसकी आवाज सुनते ही मेरा दिमाग खाली हो जाता हो। मगर रिश्तेदार मुझे बांधे बैठे रहे और कहते रहे, थोड़ा और सह ले। तभी फिर वही अचानक वाला विस्फोट, जैसे सिर के भीतर गुब्बारा फट जाए और मैं अंधेरे में गिर गया। जब होश आया तो देखा रिश्तेदार पास बैठे मुस्कुरा रहे हैं। बोले, सब ठीक हो गया, तुझे डरने की जरूरत नहीं। वह कोई इंसानी बूढ़ी औरत नहीं थी, वह एक शक्तिशाली प्रेत आत्मा थी जो डायन की तरह मंत्र चलाकर तुझे मारकर अपनी शक्ति बढ़ाना चाहती थी। वह तेरे खून से खुद को फिर से ताकतवर बनाना चाहती थी। तांत्रिक बाबा ने भी बताया कि उसका खेल खत्म हो चुका है, लेकिन मुझे 3 दिन और 3 रात उसी घर में रहना होगा ताकि वे पूरी तरह यकीन कर सकें कि वह आत्मा फिर मेरे पास नहीं आएगी। मैं उन 3 दिनों तक वहीं रहा और सच में मेरे साथ कुछ भी अजीब नहीं हुआ। 3 रातें गुजरते ही बाबा ने कहा कि मैं अब सुरक्षित हूं। आज भी मैं ऑटो चलाता हूं, पर एक चीज कभी नहीं बदलती, मैं उस इलाके में सवारी लेकर नहीं जाता जहां अम्मा का घर था। कौन जाने वह आत्मा आज भी अंधेरे में खड़ी मेरा इंतजार कर रही हो। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी? अगर आप ऐसी और दिलचस्प कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।